हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पे या तो इन्वेस्टर्स को बहुत भरोसा है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स इसके मीडियम टर्म प्राइस परफॉर्मेंस के कारण इसे हेट करते हैं या इसमें इन्वेस्ट करने से दूर रहना पसंद करते हैं। इट इज वन ऑफ दोज लव हेट स्टोरीज। तो आज हम इसके कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक वाकई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लायक है या फिर हमें इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्किप कर देना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारे चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम आईटीसी लिमिटेड जो एक कंग्लोमरेट है, ये जो इतना बड़ा बिजनेस है, उसके सारे बिजनेस सेगमेंट, सारे रेवेन्यू सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड, आपको पता होगा जहां तक कि सबसे बड़ी जो इसकी बिजनेस सेगमेंट है, जहां से इसके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट हाफ आता है और जहां से 80-85% प्रॉफिट्स इसकी आती है, वो है इसका सिगरेट बिजनेस। तो आईटीसी प्राइमरीली एक सिगरेट प्लेयर है, अभी भी प्राइमरीली एक सिगरेट प्लेयर है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो सिगरेट प्लेयर है वो है आईटीसी लिमिटेड। इसकी जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो इस कंपनी का नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर उसके बाद इसका नाम आईटीसी हुआ और फिर उसके बाद इसका नाम आईटीसी लिमिटेड हुआ। तो इसकी बिजनेस का सबसे बड़ा, जो आप इस पाई में देख भी सकते हैं कि जो 41% रेवेन्यू आती है, 40-45% के आसपास इसकी जो रेवेन्यू आती है वो सिगरेट बिजनेस से आती है। लेकिन ये एक इमर्जिंग एफएमसीजी प्लेयर है और अब तो ये भी नहीं कह सकते कि ये इमर्जिंग है, ये एक्चुअली इमर्जिंग और मच्योर एफएमसीजी प्लेयर के बीच का कहीं पे इसकी ट्रांजिशन चल रही है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स काफी स्टैब्लिश्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आप यूज भी करते होंगे अपने डेली लाइफ में। शायद आपको पता नहीं होगा कि वो आईटीसी के ब्रांड्स हैं, लेकिन वो आईटीसी के एक्चुअली ब्रांड्स आप यूज कर रहे होते हैं। जैसे आशीर्वाद आटा, आपको पता होगा, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत लोग हम में से यूज करते हैं आशीर्वाद का आटा, वो आईटीसी का ब्रांड है। सनफिस्ट के बिस्किट्स, बिंगो के क्रैकर्स, नमकीन स्नैक्स, बी नेचुरल के ड्रिंक्स, मिंटो फ्रेश के कैंडीज और माउथ फ्रेशनर्स, फिबेल के चॉकलेट्स, क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट के इसके नोटबुक्स, पेपर प्रोडक्ट्स, सनबीम के बिस्किट्स, मंगलदीप अगरबत्तीज, एम और होम लाइट की मैच स्टिक्स, सैवलॉन की एंटीसेप्टिक, डीपी के नूडल्स। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं हमारी डेली लाइफ के पार्ट हैं, ये सारे ब्रांड्स, और वो सारे के सारे एफएमसीजी ब्रांड्स आईटीसी के हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जो एफएमसीजी बिजनेस है वो कई रेस्पेक्ट्स में काफी एस्टेब्लिश्ड है, जैसे आशीर्वाद आटा, बी नेचुरल के ड्रिंक्स, सनफीस्ट के बिस्किट्स, बिंगो के नमकीन और क्रैकर्स, ईपी के नूडल्स, मंगलदीप अगरबत्तीज, ये सारे जो ब्रांड्स है काफी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है। और कुछ जो इसके ब्रांड्स है जैसे फेबल के चॉकलेट्स, फियामा और विवेल के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये सभी जो ब्रांड्स है, फिर सैवलॉन, सैवलॉन एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। तो कुछ ब्रांड्स इसके ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड है एफएमसीजी का, और कुछ ब्रांड्स इमर्जिंग है, धीरे धीरे अपनी रूट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर इसकी एग्री बिजनेस में आप अगर चले जाए तो आईटीसी मास्टर शेफ के नाम से इसकी बहुत सारी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आते हैं। आईटीसी के स्पाइसेस आते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया की ब्रांड है, कोलकाता बेस्ड ब्रांड है, उसको इसने ओवरटेक कर लिया, तो अब वो आईटीसी की ब्रांड होगी। फिर फार्मलैंड, तो ये सारे देख सकते हैं कि ये एग्री बिजनेस में भी है। फिर पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में आप इसके बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और होटल्स बिजनेस में आपको पता हो कि आईटीसी के होटल्स भी हैं काफी सारे, और यहाँ तक कि इन्फोटेक यानी कि टेक्नोलॉजी में आईटीसी इन्फोटेक करके एक बिजनेस है। तो काफी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे इसके बिजनेसेस हैं जिनको ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की भी कोशिश कर रहा है, जो हम आगे चल के बात करने वाले हैं वीडियो में। फिर इन्हीं ब्रांड्स की और थोड़ी और चर्चा करें तो फूड्स में, पर्सनल केयर में, एजुकेशन और स्टेशनरी में, सेफ्टी मैचेस एंड इंस्टेंट स्टिक्स, जिनकी हमने सारी ऑलरेडी बात कर भी ली है, तो वो सारे ब्रांड्स आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। कितनी सारी ब्रांड्स आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। फिर इसके पैकेज फूड्स में भी काफी सारे ब्रांड्स हैं, आशीर्वाद, बिंगो, कैंडीमैन, सनफीस्ट, मिंटो फ्रेश के कैंडीज और चॉकलेट। फिर किचन ऑफ इंडिया में इसके काफी सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। तो मोस्टली एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग,
एग्री बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसके सारे ब्रांड्स हो गए सिगरेट बिजनेस को छोड़ के। लेकिन अपनी सिगरेट बिजनेस को ये यूजुअली ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करते, ये ज्यादा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इसकी एफएमसी जो जो बिजनेस है वो काफी इमर्जिंग, काफी ग्रोइंग बिजनेस है। और एज ए एफएमसीजी प्लेयर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है आईटीसी इन एन इंक्रीजिंग मैनर। तो हर साल आप देखते हैं कि जब इनकी इन्वेस्टर्स कॉल होती है या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल्स या क्वार्टरली कॉल्स देते हैं, तो उसमें आप देखें कि अपने एफएमसीजी बिजनेस को ये ऑन द फोरफ्रंट दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब आईटीसी के कुछ ओवरव्यू और कुछ खास फंडामेंटल मेट्रिक्स की धीरे धीरे करके चर्चा करते हैं। तो आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, तो बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है निफ्टी के अंदर। डिविडेंड यील्ड 5-5.25% के आसपास है, काफी रिस्पेक्टेबल, काफी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है। इतनी अच्छी कंपनी, फंडामेंटली साउंड कंपनी की यूजुअली आप देखेंगे डिविडेंड इतनी ज्यादा नहीं होती। बट अभी आईटीसी ने अपनी जो कैपिटल एलोकेशन है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, उसको फिर से रीथिंक किया है, और उसके बेसिस पे अभी ये डिविडेंड काफी ज्यादा पे कर रहे हैं अंटिल दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टिंग इन देयर ओन ग्रोथ इन एफएमसीजी ब्रांड्स। और जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं इनकी, उनमें इन्वेस्ट करने के बजाय अभी ये चूंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी ये डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हैं, सो दैट देयर कैपिटल इज नॉट मिस एलोकेटेड, मिस यूटिलाइज्ड, ऐसा ना हो, इसलिए ये अभी ज्यादा डिविडेंड यील्ड पे कर रहे हैं। बीटा इसकी 0.66 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। जो आप देख सकते हैं कि बीटा जब 1 से कम होती है तो मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल होता है, और जब ये मेट्रिक 1 से ज्यादा होता है तो मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स की आप यूजुअली देखें कि बीटा 1 से काफी कम होती है, जो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 15, और ये इंडस्ट्री एक्चुअली सिगरेट इंडस्ट्री की पी यहाँ पे दिखाई हुई है। तो अभी भी आईटीसी को कैटेगराइज किया हुआ है, स्पेशली ये मनी कंट्रोल से मैंने लिया, तो मनी कंट्रोल पे अभी भी आईटीसी को एज अ सिगरेट प्लेयर उन्होंने काउंट किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसलिए इंडस्ट्री पी यहाँ पे 15, ये सिगरेट इंडस्ट्री की इंडस्ट्री पी है। और ये आपको 17 की ऑलमोस्ट कंपेरेबल, यानी कि सिगरेट इंडस्ट्री के कंपेरेबल पी पे मिल रहा है, और 27% की स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, बट मैं कहूंगा कि बॉर्डर लाइन ओके डिलीवरी परसेंटेज है। अब इसके कुछ फंडामेंटल मेट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल रेशियोज, बैलेंस शीट के बहुत सारे मेट्रिक्स सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी रिजर्व्स एंड सरप्लस रही है पिछले कुछ सालों में। 2019 में, मार्च 2019 में इनके पास करीबन 56,000 करोड़ की सरप्लस थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मार्च 2020 यानी कि इस साल की मार्च क्वार्टर में 62,000, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इनकी बढ़ गई करीबन 6,000 करोड़ के आसपास। फिर लाइबिलिटीज, जो एक डेंजरस साइन होता है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वैसी कंपनी जिनके ऊपर लाइबिलिटीज या डेट कम है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो कंपेयर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देखिए कि लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम परसेंटेज है, 10% से भी कम है ऑफ द ओवरऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस। और वो भी लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में लाइबिलिटीज और कम हो गई हैं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस इतनी ज्यादा है कि कभी भी अपनी लाइबिलिटी को आराम से पे ऑफ कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल से करीबन डबल हो गया नेट कैश फ्लो। पिछले साल जो करीबन 170 करोड़ का नेट कैश फ्लो आई थी इनके पास उस क्वार्टर में, इस साल के मार्च क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट डबल होकर 350 करोड़ के आसपास हो गई है। बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं 10 से बढ़ के इस साल 12.5 के आसपास हो गई है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। डिविडेंड पर शेयर तो इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। इस साल इन्होंने काफी अच्छा डिविडेंड पे किया था, क्योंकि ये कैपिटल मिस एलोकेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब तक इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिले तब तक ये उन बिजनेसेस में री इन्वेस्ट ना करें जिनमें आरओसी, जिनमें रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्हें कम दिख रही है। तो उसकी बजाय उनकी स्ट्रैटेजी अभी के टाइम में ये है कि ये अपनी सारी जो फ्री कैश फ्लो आ रही है, इनके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 40 की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, और पिछले साल से और थोड़ी बढ़ ही गई है इस साल। नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज की अगर बात करें तो ऑलरेडी काफी हेल्दी थी पिछले साल, 26.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कोई मीन फीट नहीं है, कोई भी छोटी नंबर नहीं है, और उसको और बढ़ा के इन्होंने करीबन 31.5 का कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी हेल्दी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप आराम से ये नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें, आरओई नंबर इनका कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर रहा है, जो हम आगे के डिस्कशन में थोड़ा देखने भी वाले हैं कि आरओई की नंबर इनकी हिस्टोरिकली क्या रही है। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आरओई की नंबर इनकी कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर रहती है, और पिछले साल से भी और ज्यादा इंप्रूव होके अभी आरओई करीबन 23-24 के बीच में चल रहा है। फिर उसी तरह आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी 30 के आसपास है, उसमें स्लाइट डिप आई है, बट अभी भी काफी एक्सेप्शनल, आरओई और आरओसी दोनों के नंबर्स काफी एक्सेप्शनल है। उसी तरह रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर बात करें तो वो भी इंप्रूव हुआ है, और वो भी काफी हेल्दी नंबर है, 20 के आसपास की रिटर्न ऑन एसेट्स है।
डेट टू इक्विटी जीरो है, नो डेट ऑन द कंपनी, फ्री कैश फ्लो इनकी ज्यादा, इतनी ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस है जो हमने देखा भी पहले कि डेट इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत सालों से डेट फ्री कंपनी रही है, एक्चुअली पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी रही है। डेट तो भूल ही जाओ, उल्टा पॉजिटिव, काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैश फ्लो इनके पास। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं कि 10 सालों की कैगर अगर हम बात करें, 10 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें तो 27% की है, 5 सालों की 24% की, 3 सालों की 24% और लास्ट ईयर की 25%। तो कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये आपको दिखाता है कि कितनी कंसिस्टेंट और कितनी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ सालों में। आप देख सकते हैं कि 10 सालों की कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 10% रही है, बट बाकी कुछ सालों की आप देख सकते हैं कि 5% और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर आप देखें तो -4%। तो सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नहीं रही है। जो इकोनॉमी में स्लगिशनेस रही है पिछले 2-3 सालों में, उसका आप यहाँ पे नजारा देख सकते हैं कि इस पे भी उसका असर हुआ है और इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की आप बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी इसकी अच्छी बनी हुई है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल इसकी नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रही है, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो 15-10% के बीच में इसकी रही है हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि काफी हेल्दी है। तो ओवरऑल अगर हमने देखा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को दिखा रही है, ये सारे मैट्रिक्स काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी परफॉर्मेंस रही है, कितनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है इसकी स्टॉक की। 10 सालों की अगर बात करें तो 10 इयर्स की इसकी कैगर रही है स्टॉक प्राइस की केवल 5%। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इतने फंडामेंटल जो इसके बेसिक मैट्रिक्स हैं, अंडरलाइंग मैट्रिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है, बट इसके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 5 सालों की -3%, 3 सालों की -9% कैगर और 1 ईयर की देखें तो -23% की कैगर। तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में इसके स्टॉक प्राइस ने बहुत डिसअपॉइंट किया। जो हमने इंट्रोडक्टरी डिस्कशन में ये बात भी की कि इसके स्टॉक प्राइस के कारण और इसके अंडर परफॉर्मेंस के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स इससे दूर रहना चाहते हैं इस कंपनी से। लेकिन आप यहां पर रेवेन्यू देख लें, ये सेल्स की यानी कि रेवेन्यू की फिगर्स हैं बार चार्ट में, और ये लाइन चार्ट में यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर्स है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं पिछले यानी 2009 से 2020, ये करीबन 11-12 सालों का यहाँ पे डेटा है। इसकी सेल्स की नंबर्स, रेवेन्यू की नंबर्स और प्रॉफिट की नंबर्स कंसिस्टेंटली राइज कर रही है, कहीं पे भी आपको डिप नहीं दिखेगा। उसी तरह पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें तो वहां पे भी आप यही सेम चीज देख सकते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं। अब इसके आरओसी की अगर केवल कुछ सालों की नहीं, अगर लंबे यानी 10, 11, 12 सालों की यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली इसकी आरओसी 30%, 40% के आसपास रही है। उसी तरह डेटर डेज यानी कि बेसिकली ये इंडिकेटर होता है कि कितनी डेट है कंपनी के ऊपर, तो वो डेटर डेज कंसिस्टेंटली इसके अंडर कंट्रोल रहे हैं। और अभी तो जो करंटली आप देख रहे हैं कि 2017-18 में थोड़े बढ़ भी गए थे, हालांकि वो भी बहुत कम थे, बढ़ने के बाद भी बहुत कम थे, बट उसके बाद फिर से इसने कम कर लिया है। तो डेट फ्री कंपनी, हमने देखा कि इस कंपनी पर कोई डेट नहीं है, और वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि डेटर डेज इसके बहुत कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हमने ऑलरेडी बात की थी, और यहां पे आप और भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसकी कंसिस्टेंटली 30% के ऊपर रही है, अप्रोचिंग 40% भी आप कह सकते हैं बहुत सारे सालों में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है और ग्रोइंग है। टैक्स परसेंटेज की बात करें तो ये भी एक फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो 2019 में जो बजट आया था उसमें जो इसमें कटौती दी गई थी, बड़ी कंपनीज की जो टैक्स रेट थी उसको कम कर दिया गया था, तो उसके फायदे भी आईटीसी को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले इसकी 30-35% के बीच में टैक्स ब्रैकेट होती थी, अब वो घट के 20-25% के बीच में रही है, 22%। तो आप देख रहे हैं कि इसको अब टैक्स भी कम करना है, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट होगा कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं कि काफी हेल्दी डिविडेंड पे आउट रही है हर साल, और इस साल तो डिविडेंड पे आउट 82% थी, तो काफी इस साल तो मतलब एक्सेप्शनल ही था डिविडेंड पे आउट। बट वैसे भी कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि 40, 50, 60% के आसपास इसकी डिविडेंड पे आउट रहती है। तो ये एक इंडिकेटर होता है, ऐसी डिविडेंड तभी कंपनी जब पे कर पाती है जब उसके पास फ्री कैश फ्लोज इतनी आ रही हो, इतनी ज्यादा वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स जनरेट कर रही हो। जो कंपनी कंगाल होगी वो आपको डिविडेंड क्या देगी, और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड नहीं देगी। तो अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली और ग्रोइंग आपको डिविडेंड दे रही है तो उसका अंडरलाइंग एक कारण ये होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हैं और हेल्दी हैं। और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2009 में इसने 3.7 के, फिर हर साल के आप कंपेयर कर सकते हैं, तकरीबन 10, 11, 12 सालों की फिगर है, हर साल इसने अच्छी खासी डिविडेंड पे की है काफी, और इस साल तो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे की थी, एक्सेप्शनल डिविडेंड पे की थी।
नेट कैश फ्लो की आप बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल इसकी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहती है, और अगर नेगेटिव भी रहती है तो बहुत ही मार्जिनली नेगेटिव रहती है, और वो बहुत ही रेयर केसेस में ही होता है। मोस्टली इसकी काफी पॉजिटिव कैश फ्लो रहती है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। 2009 में इसकी ईपीएस करीबन 3 के आसपास थी, फिर बढ़ती 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 अभी ईपीएस 11-12 के बीच में है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये थोड़ी यूनिक कंपनी है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग। आप देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट 75% जो शेयर होल्डिंग है वो डीआईआईज के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स के पास है। यूजुअली आप देखेंगे जो बड़ी कंपनीज होती हैं या अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 60-70% के आसपास होती है या 50% से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे 0% प्रोमोटर होल्डिंग है, क्योंकि इसकी कोई एक प्रोमोटर नहीं है। जैसे रिलायंस के प्रोमोटर हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी फैमिली, तो उनके पास 50-51% के आसपास होल्डिंग है। फिर जो यूजुअली जो कंपनीज होती हैं उसके जो प्रोमोटर होते हैं वो अंडरलाइन जो बिजनेस ओनर होते हैं वो उनके प्रोमोटर्स होते हैं, उनके पास मेजॉरिटी स्टेक होता है। लेकिन आईटीसी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, प्रोफेशनली रन कंपनी है, इसके प्रोमोटर्स कोई एक नहीं है, इसलिए प्रोमोटर स्टेक यहाँ पे आप देख रहे हैं 0% रहा है। और जो मेजॉरिटी स्टेक है, जो 75% स्टेक के आसपास है, वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, डीआईआईज के पास। और जो रिमेनिंग है वो है एफआईआईज एफपीआईज के पास, और जो अदर्स यानी कि पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो करीबन 10% के आसपास है, जो आप इस चार्ट में भी यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में, कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो है डीआईआईज के पास, एफआईआईज एफपीआईज के पास करीबन 15% की, इंश्योरेंस कंपनीज के पास यानी कि एलआईसी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास करीबन 20-22% के आसपास, म्यूचुअल फंड्स के पास 9-10% के आसपास, अदर डीआईएस, तो ये सारे मिला के करीबन 10% की ही, जो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो केवल 10% के आसपास ही है। ऑलमोस्ट 90% इसकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डोमेस्टिक और फॉरेन जो भी हो गए सारे मिलके करीबन 90% की होल्डिंग उनके पास है। अब आईटीसी के स्टॉक की कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस की ओवरव्यू ले लेते हैं। एक महीने के भीतर इस स्टॉक ने आपको 15% के रिटर्न दिए हैं, जो कि इसने निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी ने करीबन 9% के रिटर्न दिए हैं, स्टॉक ने करीबन 15% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन एक साल में आप देख सकते हैं कि -24%, जबकि निफ्टी रहा है 8% पॉजिटिव। तो एक साल के भीतर आईटीसी के स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी और सेक्टर दोनों को। 5 साल के भीतर भी आपको सेम फिगर दिखेगी, सेम तरह की पिक्चर दिखेगी। 5 साल में भी इसने काफी ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी और सेक्टर दोनों को। और ये वो कारण है जो हमने देखा कि काफी सारे इन्वेस्टर्स आईटीसी के स्टॉक से दूर रहना चाहते हैं, या फिर इसको उतना अट्रैक्टिव नहीं पाते हैं और इसमें उतना इंटरेस्ट उनका जनरेट नहीं होता, क्योंकि इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन ऑल टाइम की अगर बात करें तो ऑल टाइम में स्टॉक ने निफ्टी से करीबन डबल रिटर्न्स दिए हैं। इस स्टॉक ने 25 सालों में करीबन 2000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी ने करीबन 1000%, 900% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं 25 सालों में। लेकिन सेक्टर को यानी कि एफएमसीजी से अगर कंपेयर करें तो, अगर सिगरेट से कंपेयर करें तो इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगर एफएमसीजी से कंपेयर करें तो इसने अंडर परफॉर्म किया है बाय ए फैक्टर ऑफ अराउंड 33%। तो 25 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता आईटीसी के स्टॉक में, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके हो गई होती है आज के डेट में 21.7 लाख, 21.7 लाख। तो ऑलमोस्ट 21-22 टाइम्स अप्रिशिएट किया है आपके कैपिटल को आईटीसी के स्टॉक ने। अब इसकी कुछ प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि अगर इसमें कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी अच्छी लगती है, जो हमने इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स एनालाइज किए, काफी सारे फाइनेंशियल रेशियोज देखे, ईपीएस देखी, कैश फ्लोज देखे, रेवेन्यूज देखे, प्रॉफिट्स देखे, तो उन सारी चीजों के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लायक आपको लगती है ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस तो हमने देखा कि बुरी है, बट अगर इसके अंडरलाइंग पैरामीटर्स आपको अभी भी सही लगते हैं, सारे रिटर्न रेशियो सही लगते हैं, ये लगता है कि ये कंपनी भले ही अभी अंडर परफॉर्म कर रही है बट आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कोई भी इसमें बेसिक तौर पर वीकनेस नहीं है, कोई भी कमजोरी नहीं है एट अ फंडामेंटल लेवल, तो आप किस प्राइस पे आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो आईटीसी जो करंट प्राइस पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 190 के प्राइस पे चल रहा है, तो वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, बट बाकी सारे मूविंग एवरेजेस 50, 100 और 150 इन तीनों से ऊपर चल रहा है। इसकी अगर बॉलिंजर बैंड्स की बात करें तो बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल आ रहा है वो 195 का प्राइस लेवल आ रहा है, मीडियम लेवल आ रहा है 177 का, और लोअर लेवल ऑफ द बॉलिंजर बैंड आ रहा है 158, 160 के आसपास। अगर पिवट पॉइंट्स की बात करें तो अपने जो अपर रेजिस्टेंस था इसका 180 का, उससे काफी ऊपर चल रहा है, तो अपने रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है। और ऑब्वियसली सपोर्ट और पिवट की बात क्या ही करें, जब रेजिस्टेंस को ही तोड़ दिया तो इनकी बात करना तो रिडंडेंट है।
अगर एमएससीडी की बात करें तो काफी बुलिश मोमेंटम काफी दिनों से इसमें बनी हुई है, करीबन 1-1.5 महीने से ये काफी अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है। एमएफआई जो मनी फ्लो इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ रही है 82 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में चला गया, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें दिखी है हमें पिछले 1-1.5 महीने में, जिसका नजारा आप यहाँ पे एमएफआई और आरएसआई के नंबर पे भी देख रहे हैं। आरएसआई का भी नंबर 70-71 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उसमें दिख रही है। अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 170 से 180 का लेवल काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि आप अभी जो करंट प्राइस लेवल है उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। स्पेशली आप अगर देखें तो पिछले 1 साल में इसने अंडर परफॉर्म किया है, 5 साल में अंडर परफॉर्म किया, तो उन सारे लेवल से अगर कंपेयर करें तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप करंट प्राइस लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 प्राइस लेवल्स मेंशन किए हैं। 170 से 180 का प्राइस लेवल एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल, लेकिन आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट मार्केट में आ जाएगी और आईटीसी के स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट आएगी, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बट अगर 150 से 160 के रेंज में कहीं पे भी आपको मिलता है तो वो एक काफी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों मेरी ओवरऑल थॉट्स रिगार्डिंग आईटीसी लिमिटेड ये हैं कि इसकी जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी जो बिजनेस मॉडल है वो काफी मोटेड है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो सिगरेट की जो बिजनेस होती है इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है 80-85% प्रॉफिटेबिलिटी तो इसकी सिगरेट बिजनेस से आती है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। तो इसकी जो सिगरेट बिजनेस है वो काफी मोटेड बिजनेस है। बाई मोट में क्या कह रहा हूं कि इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है सिगरेट सेगमेंट में इंडिया के अंदर। उसके क्या कारण है? एक तो सिगरेट की एडवर्टाइजिंग नहीं की जा सकती। एडवर्टाइजिंग तो छोड़ दो, एक्चुअली जब सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कोई मूवी लगाते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो भयानक सी पिक्चर्स आने लगती हैं और वो धूम्रपान निषेध है वाला एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो एडवर्टीजमेंट की तो बात ही छोड़ दो, एक्चुअली सिगरेट कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाता है या फिर उसको डिसुएड किया जाता है लोगों को कि वो सिगरेट कंज्यूम ना करें। तो एक तो ये मोट इसके पास ये आ गया कि जो कोई नए अगर प्लेयर्स आना चाहते हैं इस मार्केट में तो वो एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट बैंड है। फिर आप जो सिगरेट के पैकेजिंग होती है उसको बहुत कोई सुंदर बना के नहीं दिखा सकते, उसकी पैकेजिंग आप अपने अनुसार नहीं कर सकते। आपको नीचे में लिखना ही है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो आपको लिखना ही है, या धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये आपको लिखना ही है। और इसकी पैकेजिंग बहुत कोई अट्रैक्टिव नहीं हो सकती, तो इसमें नए प्लेयर्स की एंट्री ऑलमोस्ट इतनी मुश्किल है। कोई नया प्लेयर आके अपनी सेल्स और रेवेन्यूज को बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर सकता। फिर अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इतने सालों से ये इतनी बड़ी कंपनी है सिगरेट बिजनेस में कि इतने सालों से अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आईटीसी ने बनाई हुई है वो इतनी तगड़ी है, इतनी साउंड है कि उसको तोड़ना ये आसान नहीं है किसी भी नई कंपनी के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। भले ही इस पर रेगुलेटरी ओवरहैंग हमेशा रहता है, ऑब्वियसली लोगों का सिगरेट कंजम्पशन पहले जो होती थी वो भी काफी घट गई है, बट अपनी वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है आईटीसी के वो ये मेकअप कर लेता है अपनी प्राइस हाइक करके। तो जो भी इसमें रेगुलेटरी इसमें ओवरहैंग रहती है या फिर रेगुलेशन के कारण इसमें जो प्राइस हाइक करनी पड़ती है, ये सारा का सारा प्राइस हाइक पास ऑन कर देता है अपने कस्टमर्स पे। तो जो लोग एडिक्टेड हैं, जो लोग सिगरेट कंज्यूम करते हैं, वो थोड़ा 1-2 रुपया अगर ज्यादा भी पड़ता है पर पैकेट या 10 रुपए ज्यादा पड़ता है एक पैकेट पे तो वो हेजिटेट नहीं करते, उनके लिए उतना मैटर नहीं करता कि 10 रुपए ज्यादा एक पैकेट पे उन्हें देना पड़ रहा है। तो वो सारी की सारी जो कॉस्ट बर्डन है वो अपने कस्टमर्स पे ये पास ऑन कर देता है। फिर दूसरी फैक्टर ये है कि इसकी जो एफएमसीजी बिजनेस है, हमेशा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, हमेशा ये एज अ एफएमसीजी प्लेयर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। हमेशा अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह पे इस पे आप हमेशा देखेंगे कि इसका फोकस रहता है आईटीसी का कि अपने एफएमसीजी बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ये प्रोजेक्ट करे, पोर्ट्रे करे एज अ एफएमसीजी प्लेयर अपने आप को। और मुझे लगता है कि अब इसको बस एक इमर्जिंग एफएमसीजी प्लेयर से ज्यादा ये हो चुका है। पहले 2-4 साल पहले आप मान सकते थे कि एक नया प्लेयर है या इमर्जिंग प्लेयर है, अभी भी एक तरह से इमर्जिंग जरूर है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ये अभी भी अपना स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स इसके ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए हैं, तो वहां पे ये इसकी जो एफएमसीजी बिजनेस है वो मच्योर हो गई है एक तरह से। जैसा हमने बात भी की, सिगरेट बिजनेस से इतनी ज्यादा प्रॉफिट्स आती है इसको, सिगरेट बिजनेस में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो करीबन 70-80% का है। अनबिलीवेबल है, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन शायद ही किसी बिजनेस में होती होगी। आप अगर नेस्ले का स्टॉक अगर डिस्कस करें या एनालाइज करें तो शायद आपको बेबी मिल्क पाउडर पे वो 80-90% का प्रॉफिट मार्जिन आपको शायद दिखता होगा। लेकिन उसको छोड़ के, मतलब इतने रेयर केसेस को छोड़ के, शायद ही कोई बिजनेस होगा जिसमें 70-80% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन होती है।
तो इसकी जो सिगरेट बिजनेस है वो कैश का हुआ है, वहां से ये कैश जनरेट करता है, ह्यूज सम्स ऑफ कैश जनरेट करता है और उसको रीडिप्लॉय करता है अपने एफएमसीजी बिजनेस को प्रमोट करने, सपोर्ट करने और उसको फ्लरिश करने में। तो सिगरेट बिजनेस से इसको एक कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो आती रहती है और उसको वो रीडिप्लॉय करता रहता है अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाने में। और ये आपको स्ट्रेंथ दिखाती है आईटीसी की। बाकी किसी भी कंपनीज के पास जो नए प्लेयर्स होते हैं एफएमसीजी में, उनके पास ऐसी कोई कैश काउ नहीं होती है कि वहां से पैसे आ रहे हैं और उसको वो रीडिप्लॉय करे अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाने में। लेकिन आईटीसी के पास एक बहुत बड़ी ये मोट है, बहुत बड़ी एडवांटेज है। फिर हमने जैसे बात की, बहुत सारे इसके ब्रांड्स एफएमसीजी के वो मैच्योर होते जा रहे हैं, उनकी ब्रांड्स एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो गई हैं। तो उन सारे ब्रांड्स में इसकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टाइज करने में जो कॉस्ट आती है आईटीसी की, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। पिछले 4-5 सालों में आईटीसी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस में इतना पंप किया है मनी, उसकी एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में, अपने आप को एज एन एफएमसीजी प्रोजेक्ट करने में इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनको आई है, इतनी ज्यादा पंपिंग की है इन्होंने मनी। अब उसके रिजल्ट्स आईटीसी को दिखने लगे हैं। अब इसकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो ये एक दिखाता है कि एफएमसीजी ब्रांड्स जो है इसके मच्योर हो रहे हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। बहुत ही क्लीशेड लगेगा आपको सुनने में, लेकिन प्रोबेबली आईटीसी इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज फार एज इट्स एफएमसीजी बिजनेस गोज। फिर आईटीसी एज ए कॉन्ग्लोमरेट एक बहुत ही वेल गवर्नड, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वाली कंपनी है। ये बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। ज्यादातर जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। पब्लिक के पास जैसा हमने देखा 10% की ही शेयर होल्डिंग है। तो ऑब्वियसली ज्यादातर जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो कंपनी है काफी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मोस्टली इसकी बहुत ही प्रोफेशनली रन कंपनी है और इन्वेस्टर्स इसके सारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट आपको देना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा कंफर्ट आईटीसी में मुझे दिखता है, वो है वैल्यूएशन कंफर्ट का। इतने 5 सालों में इसने अंडर परफॉर्म किया है और उस म्यूटेड कॉस्ट प्राइस पे आपको ये बिजनेस मिल रही है। अंडरलाइंग बिजनेस इतनी स्ट्रांग है, सारे फंडामेंटल मेट्रिक्स हमने देखे, प्रॉफिट मार्जिन्स देखे, रेवेन्यू ग्रोथ देखी, आरओसी आरओई की नंबर्स देखी। बस सेल्स ग्रोथ इसके बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्लगिशनेस इन द इकोनॉमी, और जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही अबिस्मल रही है। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को आप अगर छोड़ दें, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो भी कोई डिप नहीं है। आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई है सिगरेट बिजनेस में खास करके, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इसमें डिप नहीं आने दिया। जो हमने बात की कि ये अपनी जो सारी कॉस्ट बर्डन होती है सारी कस्टमर्स पे पास ऑन कर देते हैं, इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। तो ये सारी चीजों को आप अगर ध्यान में रखते हैं, सारी चीजों को होलिस्टिकली देखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट आपको आईटीसी में दिख सकता है। तो दोस्तों हमने काफी सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया, काफी सारी फंडामेंटल क्वालिटीज को एनालाइज किया आईटीसी के स्टॉक की। तो अगर आपके कोई थॉट्स या क्वेश्चंस है, आपकी क्या व्यू है, मुझे जैसा हमने इंट्रोडक्शन में ही बात की थी, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही अनडिसाइडेड रहते हैं लोग, इन्वेस्टर्स इसके ऊपर। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट देखते हैं, इसको एक हाई वैल्यू स्टॉक मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि एकदम सड़ा हुआ स्टॉक है, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस इतनी घटिया रही है कि इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप किस कैंप में हैं, या फिर आप अभी भी ऑन द फेंस हैं? आपकी अगर कोई व्यूज या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उसको कमेंट्स में डालें, ताकि हम एक एजुकेटेड डिस्कशन कर पाए, एक टू वे थॉट प्रोसेस हम जनरेट कर पाए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है ये एक एजुकेटेड डिस्कशन करके हम उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, अपनी एजुकेटेड डिस्कशन से एक दूसरे को बेनिफिट कर पाए। हमने जो यहाँ पे डिस्कशन की उससे आप बेनिफिट कर सकते हैं, बट आपके कमेंट्स और आपके व्यूज ओपिनियंस जो भी हैं उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आईटीसी का स्टॉक बुरा है या फिर कोई आपको कॉन्ट्रेडिक्टरी पॉइंट्स लगते हैं, तो आप प्लीज उसको कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि हम उस पर भी विचार कर पाए, हम एक ओपन माइंड से आईटीसी के स्टॉक के बारे में अपनी ओपिनियन इवॉल्व कर पाए। क्या आपने स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या आपको अभी क्या फीलिंग हो रही है, या आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो क्या आप अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस प्राइस पे करना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो। अगर आपको लगता है कि हम उस डिस्कशन से एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस और थॉट्स कमेंट्स में डालें। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर थॉट्स, व्यूज एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें,
और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।